तो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपका सीकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जो भी लोग जुड़े हैं, जो भी लोग हमारे नए कोर्स से जुड़े हैं, सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। कल वीडियो आई थी, थोड़ा वीडियो में आवाज़ नहीं आ पाई थी, तो इसलिए मैं हिंदी का दोबारा सॉल्यूशन के साथ आप लोग के साथ बनाऊँ। जो कि भी लोग, अगर आपको लग रहा है, वैसे मैंने कोर्स का जो हमारा कोर्स शुरू होना है, कोर्स का जो टारगेट रखा मैंने वो रखा 20 जून से 20 जुलाई तक। ठीक है, 20 जून से 20 जुलाई तक था। सभी लोगों का मानना था कि आपको ना 9 तारीख तक रहना चाहिए, 9 जुलाई, क्योंकि अभी वीडियो का कंफर्म पता नहीं है कि वीडियो का पेपर 9 जुलाई को होगा या 23 जुलाई को होगा। इसलिए मैंने जानबूझ के डेट 20 जुलाई कर रखी। हो सकता कि आने वाले टाइम पीरियड पे क्या हो कि वीडियो का डेट जो आएगा 9 जुलाई आएगा, तो मैं क्या करूँगा, 1 जुलाई से 9 जुलाई तक आपके लगातार पेपर कराऊंगा। उसी दिन पेपर, उसी दिन सॉल्यूशन। ऑनलाइन में भी यही चलेगा आपका, उसी दिन पेपर, उसी दिन सॉल्यूशन। ठीक है, अभी जो काम चलेगा, अभी जो चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहेगा। आपका मंडे को टारगेट टेस्ट आएगा, फिर ट्यूसडे को पेपर आएगा, वेडनेसडे को सॉल्यूशन होगा, थर्सडे को पेपर आएगा, फ्राइडे को सॉल्यूशन होगा, सैटरडे को पेपर आएगा और संडे को सॉल्यूशन होगा। वीकली आपको 4 पेपर ऑनलाइन में मिल रहे हैं। जितने भी लोग हैं थोड़ा दूर दराज से जुड़ना चाह रहे हैं तो जल्दी जुड़ेगा हमारे साथ। ठीक है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से, सीकर एकेडमी देहरादून के नाम से। आज ऑफलाइन का जो पेपर था, ऑफलाइन का पेपर 508 आप लोग की स्क्रीन के सामने है। ऋषिका चौहान ऑनलाइन में टॉपर रही थी, साथ साथ ऑफलाइन में जो टॉपर रहे थे हिमांशु बिस्ट, 84 का इनका स्कोर आया था। 80 से ऊपर बहुत कम लोग थे, क्योंकि पेपर लग तो इजी रहा था, लेकिन जिसके बेसिक कंसेप्ट अच्छे थे उसी ने अच्छा नंबर मारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, लंकेश पर्यायवाची शब्द है। आपको पता है लंकेश जो पर्यायवाची शब्द होता है वो किसका होता है, वो कुबेर का होता। कुबेर, जिस पर पैसे सबसे ज्यादा होते ना, उसी को कुबेर कहते हैं, या इसी को आप धनद भी कहते हैं। धनद, या इसे राज भी कहते हैं। राज किसके होते सारे, कुबेर के होते हैं। अगर आप ग्रुप सी में हो और आप ट्रिकी माइंड आपका रखता है तो आपको पता है बादल जिसमें दो आता लास्ट में, वो क्या होता है आपका, बादल का होता। जैसे पयोद हो गया, वारिद हो गया, ठीक है, जलद हो गया, अंबुद हो गया। ठीक है, सब किसके होते हैं, बादल के होते हैं। मेघ हो गया। ठीक है, अगर आपको कल्प वृक्ष दिख रहा तो कल्प वृक्ष के आप पर्यायवाची याद रखोगे, इसे देव वृक्ष, कल्प वृक्ष या देव वृक्ष के नाम से जाना जाता, या इसे परिजात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चपला आपको पता है, चपला बिजली का होता है। चपला, दामिनी, दीप्ति, सौदामिनी, तड़ित, सब किसके होते हैं, बिजली के होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड चलना। सेकंड क्वेश्चन आप पे क्या कहता, पदबंध होते हैं। आपको पता है पदबंध व्यवहारिक सा क्वेश्चन है। अगर आपको पद पता है, पद कभी आता ना, पदबंध छोड़े, सीधा सीधा आएगा पद क्या होते हैं आपके। तो आप पद पता है आपको, किसी वाक्य में उपस्थित शब्द जो एक अर्थ देते वो क्या होता है, आपके पद होते। पद को या हम शब्द के रूप में भी कह सकते हैं। ठीक है, तो शब्द आपको पता है, पद क्या होते हैं, पदबंध किसका पार्ट होते हैं, तो एक वाक्य के पार्ट होते हैं ना, वाक्य के छोटे छोटे अंशों में होते हैं ना पद, तो वाक्यांश होते हैं। पद अपने आप में क्या होते हैं, पदबंध वाक्यांश होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप पे एक चीज और आएगा, क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। क्वेश्चन अगर पदबंध ना आया, इस प्रकार से आया कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, तो वहां पे आप पदबंध नहीं, वहां पे वाक्यांश नहीं कहेंगे आप। वहां पे आपको पता उपसर्ग और प्रत्यय किसका पार्ट होता है, शब्द का पार्ट होता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, शब्दांश होते हैं। क्वेश्चन फिर चेंज होगा। क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आया आप पे, मुहावरा। ऐसे जैसे पदबंध है ना, ऐसे आया मुहावरा होता है। तो मुहावरा भी आपको याद रखना, वाक्य का एक अंग होता है, वाक्य का एक छोटा सा पार्ट होता है। मुहावरे को भी हम वाक्यांश कहते हैं। जबकि लोकोक्ति वाक्यांश नहीं होता, बल्कि लोकोक्ति अपना आप में एक पूर्ण वाक्य होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। क्वेश्चन कहता है, बरसात बिल्कुल ना होने के लिए एक शब्द क्या होगा। बरसात का बिल्कुल ना होना के लिए एक शब्द जो होगा वो आप कहते हैं अनावृष्टि। अन्न प्लस वृष्टि, जब वर्षा ही नहीं बरसती उसे अनावृष्टि के नाम से जानते हैं, या जिस टाइम सूखा पड़ जाता है उसे अनावृष्टि कहते हैं। और गढ़वाली भाषा में इसे ही रूढ़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि गढ़वाली कुमाऊनी की शब्दावली आ रहा, तो स्थानीय भाषा में हम इसे रूढ़ कह देते हैं, रूढ़ी के नाम से जानते हैं। अल्पवृष्टि, जब वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है तो इसे अल्पवृष्टि के नाम से जाना जाता है। अतिवृष्टि मतलब जब अति हो जाती, जैसे केदारनाथ में आपदा फटी थी, उस टाइम अति हो गई थी। अतिवृष्टि मतलब जब भयंकर बारिश हो जाती, और इसी को गढ़वाल में बेसकाल, या हमारी स्थानीय भाषा में इसे बेसकाल या चौमासा के नाम से इसे जाना जाता है।
ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन आप पे क्या कह रहा, गीता हाथ से लिखती है, वाक्य में कारक क्या होगा। गीता हाथ से लिखती है, यहां पे हाथ आपका क्या लिखने का काम कर रहा है, तो आपको पता है हाथ क्या आपका एक साधन है, और साधन के रूप में जहां पे इस्तेमाल होगा आप सीधा सीधा किसके साथ जाओगे, करण कारक के साथ जाओगे। ठीक है, मैं कहा गीता द्वारा लिखा जाता है, गीता द्वारा लिखा गया, मैंने कहा गीता द्वारा लिखा गया, तो मैं कारक क्या होगा, गीता द्वारा लिखा गया, मैंने कहा कारक क्या होगा, आप कहोगे कर्म कारक। मैं कहूंगा गीता ने लिखा, तो आप क्या मारोगे, आप कहोगे ने की फॉर्मेट में जो भी आता है वो कर्ता कारक है। ठीक है, मैंने कहा गीता लिखना सीखती है, गीता लिखना सीखती है, आपने कहा लिखने का जहां पे भाव आता है वहां पे आप किसके साथ जाते हैं, भाव जो भी आएंगे किसमें, अपादान में जाएंगे। फिर मैंने क्वेश्चन का फॉर्मेट बदला, मैंने फिर पूछा आपसे कि मैंने जानना चाहा, मैं कहा गीता टेबल के ऊपर लिखती है, मैंने टेबल के ऊपर लिख दिया, आपने कहा जहां पे स्थान या समय का बोध होता है वहां पे कौन सा, तो आप कहोगे अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। अगर कारकों से बेसिक क्वेश्चन एग्जामिनर को आपसे पूछना है तो केवल इतना पूछेगा कि कारक कितने होते हैं, वहां पे आप कहोगे कारक 8, और 8 कारकों के 8 अलग अलग चिन्ह होते हैं, इन्हें कारक चिन्ह, या एग्जाम में जैसे 2018 में आया था कारक चिन्ह को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो आप वहां पे याद रखोगे परसर्ग चिन्ह के नाम से जाने जाते हैं। कारक चिन्ह को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखोगे परसर्ग चिन्ह के नाम से। क्वेश्चन नंबर अगला आना, क्वेश्चन था थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था, सोचने वाला था, जहां दो वर्णों को जोड़ने में असुविधा होती है वहां कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा, जहां पे आपको लगा होगा कि यार ये तो कुछ मेरे समझ ही में नहीं आ रहा। ठीक है, सिचुएशन बनेगी, बहुत बार बनेगी, ग्रुप सी है, 100 क्वेश्चन है, 100 के 100 क्वेश्चन आपको आएंगे नहीं। फिर भी याद रखना, जब इस टाइप का क्वेश्चन आते ना और आप बाई ऑप्शनल चलते ना, वो 1 मिनट में सॉल्व होता। इसको भी देखना, सीधा सीधा आना, पहला देखना जहां पे दो वर्णों को जोड़ने में असुविधा होती है वहां पे कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। क्या चंद्र बिंदु दो वर्णों को जोड़ने में सहयोग करता है, आपने कहा चांद, और ऊपर लगा दिया चंद्र बिंदु। क्या चंद्र बिंदु दो वर्णों को जोड़ रहा है, कभी नहीं जोड़ता, चंद्र बिंदु दो वर्णों को जोड़ने में काम नहीं करता। रैप चिन्ह, रैप मतलब ऊपर रॉ या नीचे रॉ, क्या ये दो वर्णों को जोड़ने में काम आता है, नहीं आता है। तीसरा आपने देखा लोप चिन्ह, लोप चिन्ह ऐसा होता है आपका डैश 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 डैश, क्या लोप चिन्ह किसी को जोड़ने में काम आता है, कभी नहीं आता लोप चिन्ह। लोप चिन्ह तो आपको पता विराम चिन्ह है, कभी जोड़ने में काम ही नहीं आ सकता है। ठीक है, जो चिन्ह आता है वो जोड़ने में कौन सा आता है, हलंत आता है। या आप इस प्रकार से भी तो कह सकते थे इस क्वेश्चन को कि दो वर्णों को जोड़ने में, आपको पता वर्णों को जोड़ने से क्या होती है, संधि होती है, और जो संधि सीधा सीधा हो जाती है आप उसे स्वर संधि कहते हैं, और जो संधि सीधा सीधा नहीं हो पाती उसे आप व्यंजन संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि में आपको पता है सीधा सीधा क्या लगता है, हलंत लगता है। जैसे मैंने कह दिया उद्गम, उद्गम लिखा, मैंने कहा उद्गम, अगर मैं इसे तोड़ना चाहूं तो मैं इसे क्या कहता, उत्त प्लस गम। अगर मैं तो पे हलंत नहीं लगाता, मैं कहता उत्त प्लस गम कहता, तो कभी जोड़ नहीं पाता। अगर मैं इस तो पे हलंत लगाता, यहां से औ हटा देता, अब ये संधि विच्छेद क्या हो जाता, सीधा सीधा हो जाता। इसीलिए हलंत क्या करता है, दो शब्दों को जोड़ने में जहां पे असुविधा होती है वहां पे जोड़ने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, कहता है कटक और कंटक का सही अर्थ क्या होगा। आपको पता है कटक, कटक किसके लिए प्रयोग किया जाता है, सेना के लिए, सेना का पर्यायवाची शब्द होता है कटक, अनी, ये सब किसके, सेना के। जबकि कंटक मतलब आपको क्या पता, कांटा, या आप इसे कांटा के रूप में जानते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही था। ऐसे ही आपने एक विशेषण में आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होंगे, शायद जब मैं भी पढ़ता था ना, मैं इस विशेषण में बड़ा कंफ्यूज होता था। मैं बोलता था परिणाम, परिमाण या परिणाम, परिमाण और परिणाम लगभग एक जैसे दिखते हैं लेकिन अर्थ दोनों के अलग अलग होते हैं। मैं भी बहुत कंफ्यूज था, परिमाण वाचक विशेषण होता है, परिणाम वाचक विशेषण होता है। जो विशेषण होता है परिमाण वाचक होता है। परिमाण मतलब आपको पता है क्या होती है, जहां परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, मात्रा या क्वांटिटी पे जहां पे बात होगी वहां पे आपका क्या, परिणाम। और ऑप्शन बी पे आना परिणाम, परिणाम का जो अर्थ आता है वो इसे कहता है फल। आप नहीं कहते मेरे परिणाम आ गया, 16 तारीख को आपका हो गया ना मेरा वीडियो का परिणाम आ गया और मैं वीडियो में चयनित हो गया। आप सभी लोगों को मैं ऐसी खुशी देखना चाहता हूं जो लोग पिछले 2-3 सालों से बहुत डिप हो रहा ना, मेरिट से थोड़ा बहुत चूक जा रहे हैं, उन लोगों के लिए अभी 16 तारीख शायद आपका ये बहुत जबरदस्त महीना आएगा, जुलाई का, सावन भी शुरू होंगे उसी दिन से, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी उस दिन। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको एक चीज और याद रखनी, आप एक चीज कहते हैं आप सती, और एक आप कहते हैं सती,
तालव्य स्व वाला, एक दंत्य स्व वाला, दो सती आती है यहाँ पे। आपसे पूछा सती, दंत्य स्व वाला सती का अर्थ क्या होता, तो आप वहां पे लिखोगे पतिव्रता। पतिव्रता स्त्री के लिए आप क्या कहते हैं, सती शब्द का प्रयोग करते हैं। जबकि दूसरा वाला सती, दंत तालव्य स्व वाला सती जो बनेगा उसे आप किसके लिए, शताब्दी, उसका अर्थ क्या होता है, शताब्दी होता। एक चक्कर मैंने पुराने पेपर में आपसे देर का मैंने कहा प्रेषित, प्रेषित और प्रोषित, प्रेषित और प्रोषित का अर्थ क्या क्या होता है। तो आपको पता प्रेषित, प्रेषित आप पत्र करते हैं ना, प्रेषित मतलब भेजा हुआ, और प्रोषित क्या होता है, प्रोषित मतलब प्रवासी पति, प्रवासी को आप क्या कहते हैं, प्रोषित कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन आप पे क्या कह रहा है, मोहन ने खेलकर दूध पी लिया, इस वाक्य में खेलकर कैसी क्रिया है। आपके पूछ रहा खेलकर, आपको पता है जहां पे एक क्रिया समाप्त होके तुरंत दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है, पहली वाली क्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, तो आपको ऑप्शन डी दिख रहा होगा, पूर्वकालिक क्रिया के नाम से इसे जाना जाता है। अगर आप पे आता सहायक क्रिया, जो मुख्य क्रिया की जो सहायक की सहायता करता है उसे आप क्या कह देते हैं, सहायक क्रिया कह देते हैं। अकर्मक क्रिया जहां पे कर्म का हम पे बोध नहीं होता, अकर्मक क्रिया होता। नाम बोधक क्रिया जो संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण से मिलकर बने होते वो आपके क्या होते हैं, नाम बोधक क्रिया होता है। जैसे रंग है, रंग आपका संज्ञा है तो रंग से आपका रंग ना बन गया, तो कैसा, नाम बोधक क्रिया आपकी बन जाती है। ठीक है, वैसे इसमें देखो क्वेश्चन इस प्रकार भी आता, आप पे पूछता कि इसमें वाक्य में मुख्य क्रिया क्या है। आपको तो सहायक क्रिया पूछी गई खेलकर, तो मुख्य क्रिया क्या है, तो आप मुख्य क्रिया क्या मांगोगे, पी क्या है, मुख्य क्रिया है, और लिया क्या है, इसमें सहायक क्रिया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन आप पे क्या कह रहा है, अनाम दास का पोता उपन्यास के रचयिता कौन है। अगर आप ग्रुप सी के भयंकर तुक्केबाज हो, अगर आपने सिलेबस ढंग से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि आपको पता है ऑप्शन सी सोहनलाल द्विवेदी, कभी नाम नहीं सुना, आउट ऑफ सिलेबस। महावीर प्रसाद द्विवेदी, नाम नहीं सुना, आउट ऑफ सिलेबस। माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में हाँ जरूर पढ़ा आपने, एक भारतीय आत्मा, कुछ इनकी रचनाएं मिलती है, हिमकरणी, हिम तरंगिणी, ठीक है, लेकिन ज्यादातर इनकी रचनाएं है नहीं। आप पे जो आना था वो आना था सीधा सीधा ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी देखो तो 1907 में इनका जन्म होता है। ठीक है, ज्यादातर हजारी प्रसाद द्विवेदी की मैं बात करूं तो आलोचक कवि है। कभी आता है नाथ साहित्य की आलोचना किसने की, तो आपका हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। कभी कहेगा हिंदी साहित्य पे तो बहुत सारी आलोचनाएं की, सबसे ज्यादा आलोचना हिंदी साहित्य की तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसकी आलोचना है, तो आप रखोगे हजारी प्रसाद द्विवेदी के। हिंदी साहित्य का विकास किसकी आलोचना है, तो आप सीधे हजारी प्रसाद द्विवेदी की मारोगे। इसके साथ साथ इनके कुछ उपन्यास थे, उपन्यासों में इनकी याद रखना, जो इनके उपन्यास आएंगे आप इनके उपन्यासों में जो मारोगे, इनके उपन्यास में एक याद रखना, बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा, नाम में आत्मकथा है लेकिन आत्मकथा नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक उपन्यास है। दूसरा अनाम दास का पोता उपन्यास था। तीसरा इनका पुनर्वात है, पुनर्वा, तीसरा पुनर्वात था। और चौथा याद रखना आपका, चौथा जो आपने एक अलंकार में सुना होगा, चारु चंद्र की चंचल किरणें खिल रही वाला अलंकार सुना होगा। चारु चंद्र लेख भी किनका, अनाम इन्हीं का, हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या है, एक उपन्यास है। बढ़िया, सीधा सीधा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा आप पे, अंतर विभागीय मामलों को निपटाने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है। अंतर, कभी कोई विभाग है, कोई विभाग में कुछ काम ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, तो वहां पे जो अंतर विभागीय मामलों को निपटाने में वहां पे थोड़ा सा अशासकीय टाइप का एक पत्र लिखा जाता है। अब इस पत्र का फॉर्मेट चेंज हो गया, अब जो यहाँ पे लिखा जा रहा है, जैसे आजकल के ट्रेंड में जो चल रहा है, उसे आप कहते हैं अंतर विभागीय। अब क्या लिखी जाती है, टिप्पण लिखी जाती है। अंतर विभागीय टिप्पण का अब क्या आ गया, जमाना आ गया। ठीक है, अब अंतर विभागीय टिप्पण आएगी। क्वेश्चन नंबर अगला आना, मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है। मानस का हंस जो उपन्यास है, ये हमेशा याद रखना, तुलसीदास किसके जीवन पर आधारित है, तो आप रखोगे तुलसीदास। तुलसीदास याद रखना, एग्जामिनर आपसे तुलसीदास के बारे में क्या पूछना चाहता। आपने पुराने पेपरों का एनालिसिस अच्छे ढंग से किया, आप पे वीडियो पे आया था विनय पत्रिका की भाषा, ब्रज भाषा। उससे पहले भी आया था विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी, ब्रज भाषा। उससे पहले आया था रामचरित मानस, तुलसीदास ने रामचरित मानस कौन सी भाषा में लिखे, अवधी भाषा में। फिर बीच में आया था श्री कृष्ण गीतावली, किसकी है, तो वहां पे भी आपका तुलसीदास। वैसे तुलसीदास की बात करूं तो 1574 से
रामचरितमानस जो अवधी भाषा में लिखी, इसकी रचना शुरू कर देते हैं। इसी कारण हमारे कई इतिहासकार मानते हैं कि तुलसीदास किसके समकालीन थे। तो आप वहां पे याद रखोगे 1574 भारत में किसका शासन था, तो आप रखोगे अकबर, अकबर के समकालीन माने जाते हैं। श्री कृष्ण गीतावली, गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस, रामलला, नच्छू, सब किसकी है, तुलसीदास की रचनाएं मिलती। क्वेश्चन नंबर अगला आना, निम्न में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम शब्द नहीं होगा। आपको अगर प्रभावी का विलोम शब्द दिखना, अप्रभावी तो होता ही होता है, साथ साथ निष्प्रभाव जिसका कोई प्रभाव नहीं होता आप उस निष्प्रभाव कहते हैं, या उसे आप प्रभाव शून्य भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो आपका ना था, अप्रयुक्त, आपका क्या नहीं होना था, विलोम शब्द नहीं होता, बल्कि अप्रयुक्त किसका होता, प्रयुक्त का विलोम शब्द आपका क्या होगा, अप्रयुक्त। ठीक है, प्रयुक्त का क्या आना था, अप्रयुक्त। ऐसे ही आजकल आप कहते हैं मेहमान, जैसे मेरे घर पर मेहमान आ गए, मैं कहा मेहमान का विलोम शब्द क्या होगा, तो आप याद रखोगे वहां पे मेहमान का होता मेजबान, मेहमान का क्या होता, मेजबान। एक आता वन्य, जैसा आप कहते हैं ना वन्य जीव, तो वन्य का जो विलोम शब्द आता है वन्य का होता है पालित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप पे, किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता। आपको पता है जब भी इक प्रत्यय ओ या आ के साथ आता है तो मात्रा में वृद्धि कर देता है। ठीक है, एक प्रत्यय जहां पे लगेगा, लास्ट में एक प्रत्यय लगेगा तो आगे वाले शब्द में क्या मात्रा में वृद्धि करते हैं। अगर आगे ओ है तो ओ का आ हो जाता है, ई है तो ई का क्या हो जाता है, ए हो जाता है। वैसे हम प्रकृति में इक लगाएं, प्रकृति प्लस इक, तो आपको पता है क्या मात्रा में वृद्धि कर देगा और क्या होगा, प्राकृतिक, प्र का क्या होगा, प्रा हो जाएगा, प्राकृतिक। ठीक है, ऐसे वास्तव, वास्तव में एक प्रत्यय लगेगा तो आप क्या बोलेंगे, वास्तविक, वास्तव प्लस इक बराबर वास्तविक। ऐसे ही बुद्धि प्लस इक में प्रत्यय लगेगा तो आपका हो गए बौद्धिक। ठीक है, मात्रा में वृद्धि लग जाएगी। अगर किसी ने अगर ज्ञान मारा है, ज्ञान में इक प्रत्यय नहीं लगता है, कई लोगों ने बनाया होगा, कई ग्रुप सी के कई धुरंधर लोग हैं जिनने इसका ज्ञानिक बनाया, लेकिन ज्ञान में जो ज्ञान का विशेषण होता है वो होता है ज्ञानी। ठीक है, ई प्रत्यय लगता है। वैसे आप अगर इसे विज्ञान बनाते ना तब लाके आप इक प्रत्यय लगा सकते हैं, जैसे विज्ञान प्लस इक, तो आप क्या कह देते, वैज्ञानिक। वैज्ञानिक को तोड़ोगे तो विज्ञान प्लस इक बनता आपका। ठीक, क्वेश्चन बस सीधा सीधा अगला आना, निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण कौन सा है। आपको पता सघोष और अघोष, घोषत्वक के आधार पे हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के शब्द होते हैं, वो आपके सघोष और अघोष होते हैं, और इनमें से जो अघोष शब्द है वो क्या है, सौ है। वैसे देखना, पहले शब्द पहला ना, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग, कोई भी स्पर्श व्यंजन है उसका पहला और दूसरा शब्द हमेशा क्या होता है, अघोष होता है। इसके साथ साथ 100 वर्ग हमारा क्या होता है, अघोष होता है। ठीक है, वैसे टोटल देखो अघोष तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, मतलब 5 वर्ग होते हैं, 5 दूना 10 तो ये हो गया, और 3 100 होते हैं, तो कितना टोटल 13 अघोष शब्द होते हैं। अगर सघोष शब्दों की बात करता मैं तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा शब्द क्या होता है, सघोष होता है, य, र, ल और व आपके क्या सघोष होते हैं। साथ साथ आपका ह भी क्या होता है, सघोष होता है। ठीक है, और साथ साथ सारे स्वर 11 स्वर अ आ ई उ ऊ ए आई ओ औ सब क्या होते हैं आपके सघोष होते हैं। तो टोटल सघोषों की संख्या देखोगे आप, 5 15 4 19 और 20 और 20 और 11 टोटल 31 आपके क्या होते हैं, सघोष होते हैं। वैसे हर अभी देखना, मैं राजपाल की बुक पढ़ रहा था 1-2 दिन पहले, तो मैंने वहां पे देखा था सारे राइटरों ने, चाहे हरदेव बाबरी हो चाहे पृथ्वीनाथ पांडे हो, उन्होंने सारे स्वरों को सघोष माना। लेकिन राजपाल में मैंने एक चीज नोट किया है, वहां पे लिखा है कि क्या अ को छोड़ के सारे स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं, अ नहीं होता। आप भी थोड़ा एक चक्कर चेक कर लेना, जहां तक देखना कभी एग्जाम में हो सकता है टकरे, तो आप इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन अगला आना, अगला क्वेश्चन आप पे क्या कहता है, थानादार शब्द मिलकर बना है। थाना आपको पता है हिंदी का शब्द होता है, दार आपको पता है फारसी का शब्द है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। वैसे थानादार शब्द कैसा शब्द है, तो आपका हो गया वहां पे शंकर शब्द। कैसा शब्द है, तो आपका हो गया शंकर शब्द। शंकर शब्द मतलब 2 अन्य भाषाओं के योग से जो बना होता है, क्या होता है वो शंकर शब्द होता है। जैसे मैं कहता छायादार, आपने कहा छायादार, ये पेड़ बड़ा छायादार है, तो छायादार, छाया प्लस दार, छाया आएगा तो संस्कृत का शब्द होता है, और दार आपको पता किसका, फारसी का शब्द होता है। तो संस्कृत और फारसी के योग से जो बनेगा वो हमारा शंकर शब्द होगा। ऐसे ही आप राजमहल कहते हैं, राजमहल, मैं कहा राजमहल कैसा शब्द है, आपका हो गया शंकर शब्द है, क्योंकि शंकर राज संस्कृत का शब्द है और महल किसका है, फारसी का शब्द है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना,
शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। आपकी जो शुद्ध वर्तनी बननी थी वो शुद्ध वर्तनी आपकी क्या बनी थी? ऑप्शन ए साहित्यिक आपकी बिल्कुल शुद्ध बननी थी। ऐसे ही आप पे आता अक्षोहिणी। अक्षोहिणी, अक्षोहिणी आपका क्या है? शुद्ध वर्तनी आप पे डबल मात्रा आनी थी अक्षोहिणी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना। अगला क्वेश्चन आप पे क्या कह रहा है? किसी वस्तु विषय के अंगों को अलग अलग करके देखना क्या कहलाता है? जब कोई विषय वस्तु है और आप उसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कुछ छोटे छोटे पार्टों में बांट के उसके बारे में कुछ चीज व्याख्यान कर रहे हैं, तो उस व्याख्यान को आप क्या कहोगे? विश्लेषण कहोगे। और इसी का उल्टा सब चीजों को मिला के आप एक साथ कुछ कर रहे हैं तो उसे आप क्या? संश्लेषण कहते हैं। ऐसे ही आपने देखा ना केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण में सबका समायोजन होता है और विकेंद्रीकरण में सारा क्या होता है? वियोजन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तलाश किस भाषा का शब्द है? आपको पता है तलाश किस भाषा का है? तो तलाश तुर्की भाषा का है। अगर तलाश की जगह केवल यहाँ पे लाश भी करता ना, ये लाश भी किस भाषा का? तुर्की का। तुर्की में देखना कैंची, उर्दू, खच्चर, बीबी, बेगम, मुगल, ठीक है, सुराग, तोपची, सर किस भाषा के? तुर्की भाषा के आते हैं। अगर मैं कहता अरबी भाषा का, तो अरबी भाषा में एक आता गिरफ्तार, एक आता औरत। औरत किस भाषा का? सॉरी, एक आता औरत, एक आता कब्र। दोनों किस भाषा में? अरबी भाषा में। फारसी में देखना तो शादी, गिरफ्तार किस भाषा में? फारसी भाषा के आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना। नवोढा की संधि विच्छेद क्या होगा? नवोढा आपको पता है, नवोढा में जो संधि विच्छेद होगा क्या? नव प्लस ऊडा और नवोढा। आपको ग्रुप सी के आप तुक्केबाज हो तो आप सीधा सीधा एक ही मात्रा से पहचान लेते हैं। जैसे इस प्रकार का आएगा आप पे, आपको कहेगा कि संधि कौन से है, तो आपने सीधा सीधा एक मात्रा देखी, आपने सीधा गुण संधि बना दिया। नव प्लस ऊडा, तो आपने कहा क्या? गुण संधि होता है। ठीक है, ऐसे ही आप पे थोड़ा आता प्रौढ़। एक हरदेव सिंह बाहरी में एक डाउट है, कहा कि प्रौढ़, प्रौढ़ में संधि क्या है? सारे ग्रुप सी के तुक्के पास डबल मात्रा देखी, आपने कहा वृद्धि संधि है, लेकिन इसमें वृद्धि संधि नहीं है, ये एक अपवाद है। कुछ अपवाद देख लो आज गुण संधि के। एक तो हो गया आपका प्रौढ़। प्रौढ़ का जो संधि विच्छेद होता प्र प्लस ऊढ़ होता है, प्र प्लस ऊढ़, और संधि कौन सी? गुण संधि होती। अपवाद है, नियम फॉलो नहीं करता लेकिन अपवाद है। दूसरा आपका अक्षोहिणी होता, अक्षोहिणी। आप ऐसे लिखोगे अक्षोहिणी, बोलोगे अक्षोहिणी में कौन सी संधि है? दो मात्रा देख के सीधा सीधा वृद्धि संधि मत मार लेना। अक्षोहिणी का संधि विच्छेद तोड़ गए तो आप कहोगे अक्ष प्लस ऊहिणी। अक्ष प्लस ऊहिणी होता है इसका विलोम, और विलोम कह रहा हूं संधि विच्छेद, और संधि बनेगी यहाँ पे गुण संधि। दो गुण संधि के ये अपवाद हैं। इन अपवादों को अच्छी तरीके से याद रखेगा। कभी एग्जामिनर की नजर गई अपवाद पे और पूछा तो थोड़ा पेपर में दिक्कत हो सकती है आप लोग को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना। अगला क्वेश्चन आप पे क्या कह रहा? भीगी बिल्ली होना का अभिप्राय क्या होगा? भीगी बिल्ली मतलब आपको पता है, भीगी बिल्ली डरपोक आदमी जो होता है उसे आप क्या कहते हैं? ये तो बड़ा बिल्ली आदमी, बिल्ली मतलब डरपोक। तो बिल्ली भीगी क्या होता है? डर जाना, एकदम डर जाना भीगी बिल्ली होता। एक आपने सुना आस्तीन का सांप होना। आस्तीन का सांप आपको पता क्या? जो आपका कपटी मित्र होता है उसे आपको आस्तीन का सांप कहता है। जैसे मेरे तो सारे दोस्त कपटी लगते हैं, मेरे को आस्तीन का सांप लगते हैं। एक साल से नोट ले जा के वापस ही नहीं करते, अब पता ही नहीं किस पे है। कोई कहता वो वहां खो गया, कोई कहता वो वहां खो गया। ठीक है, एक आता गुल्लर का फूल होना। गुल्लर का फूल होना तो आप याद रखोगे क्या? कभी ना दिखाई देना, आपका क्या होता? गुल्लर का फूल होना। ठीक है, इसके साथ साथ आप रखोगे आजकल आंधियां चल रही, आप कभी आएगा आंधी के आम होने। जैसे आजकल आंधी आई ना, आम या लीची गिर गई तो नीचे गिरी होती है, तो आंधी के आम होना एक मुहावरा बनता है। आंधी का आम होगा सामयिक लाभ या कुछ क्षणिक लाभ भी इसे कहेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना। अगला क्वेश्चन आप पे क्या कह रहा है? मैं घर जाता हूं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया क्या होगी? मुख्य क्रिया इस घर में इसमें जो होगा वो जाना क्या होगी? मुख्य क्रिया होगी। हूं क्या है उसमें? सहायक क्रिया। अगर आप कहते इसमें ऐसा आता मैं क्या हूं, तो मैं करता हूं, घर क्या है? कर्म है, जाता मुख्य क्रिया है, और हूं क्या है इसमें? सहायक क्रिया है। तो ये था दोस्तों आपका हिंदी का सॉल्यूशन। उम्मीद है आप लोग जितने भी लोग जुड़े हैं मेरे साथ, जितना भी आप लोगों को प्यार मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन कोर्सेज में आप लोग 1000 लोगों के बीच कंपटीशन दे रहे हैं। सारे पुराने टॉपर और नए टॉपरों के बीच आपका कंपटीशन बड़ा अच्छा चल रहा है। मैं मेरिट देखता ना, कभी बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आता है, क्योंकि कई लोग कहते हैं आप ये लोग ना इतने जैसे कैसे मार रहे हैं। कुछ लोग जिन लोगों को मैं जानता हूँ
उनकी पढ़ाई बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, आप जॉब में हो या आप जॉब नहीं, आपकी ज्वाइनिंग आनी है, पटवारी में आनी है, तब भी आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी जुड़ेगा। फिलहाल वीडियो के लिए पेपर स्पेशली सेट मैं ही कर रहा हूँ। आप यूके 83 में मेरा कितना फ़ायदा उठा पाते हैं, ये आप लोगों पे बात होती है। ठीक है, शायद आने वाला टाइम कैसा रहे, हम पढ़ा पाएँ ना पढ़ा पाएँ, लेकिन जब तक टाइम है आप लोग पे है, तब तक फ़ायदा उठाएगा हम लोग का। मात्र 200 रुपये मैं कोर्स बेच रहा हूँ। प्ले स्टोर पे जाइए, शिखर एकेडमी देहरादून एप्लीकेशन पे डाउनलोड कीजिएगा, करिएगा 1000 बंदों से अपनी फाइट, देखिए आपकी रैंक क्या आती है। वीडियो से पहला आप पे एक कंपटीशन है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद रहेगी आप लोग से जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।